हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका स्टडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आपकी तैयारी, आपकी पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो आज जो है हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और आज हमारा टॉपिक होने वाला है स्टेटमेंट एंड एजम्पशन, कथन और पूर्ण धारणाएँ। ठीक है ना, धारणाएँ या पूर्व धारणाएँ। ठीक है, कहीं कहीं धारणाएं लिख के आता है, कहीं कहीं पूर्व धारणाएं लिख के आता है। तो आज जो है हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ रूल्स को समझने वाले हैं कि कैसे उन रूल्स के आधार पे आप इस टॉपिक के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एजम्पशन होता क्या है। ठीक है ना, सबसे पहली बात कि एजम्पशन है क्या, पूर्व धारणाएं हैं क्या। अच्छा, पूर्व धारणा मतलब ये होता है कि जैसे आप अपने दिमाग में कोई बात पहले से आप उसके बारे में जानते हैं या पहले से आपने ये सोच रखा हो जिसके बारे में, भाई जैसे कोई कुछ आपसे कहता है, ठीक है ना, अब जो आपसे कुछ कह रहा है उसने आपसे कथन तो कह दिया, उसने आप अपनी बात कह दी, लेकिन उसने कुछ बातों को छोड़ दिया जिनको आप अपने आप समझ गए कि हाँ ये भी कहना चाहता है। वही तो एजम्पशन होता है, वही तो एक पूर्व धारणा होती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एजम्पशंस की, ठीक है ना, अगर मैं बात करूं एजम्पशंस की, तो देखो सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि अगर एजम्पशंस की बात करते हैं तो एजम्पशंस को हम जो है धारणा, कहीं कहीं आपको धारणा लिखा मिलेगा तो भी आपका सही है, कहीं कहीं लिखा होगा पूर्व धारणा, पूर्व धारणा तो भी आपका सही है, कहीं कहीं एजम्पशन की जगह इंटरफेरेंस लिखा होता है। क्या लिखा होता है? इंटरफेरेंस। ठीक है ना, इंटरफेरेंस लिखा होता है, नहीं इनफेरेंस लिखा होता है, सॉरी इंटरफेरेंस नहीं, इनफेरेंस लिखा होता है, इनफेरेंस। ठीक है, तो आप इसको भी पूर्व धारणा ही बोलते हैं, इसको लिखा होगा मान्यता। ठीक है ना, जैसे आदमी कहता है ऐसी मान्यता है, जैसे हम लोग भाई हमारा विश्वास है कि हम भगवान को मानते हैं। ठीक है, अब हम कोई भी काम करने जाते हैं उसके पहले हम भगवान के सामने शीश झुकाते हैं कि भगवान के सामने शीश झुकाने से हर चीज अच्छी ही होगी, तो ये हमारी मान्यता ही तो है। ठीक है, तो अब यहां पर जरा एक चीज समझिए, जैसे सबसे पहले स्टेटमेंट, अर्थात देखो यहां पर एक स्पीकर हुआ और एक लिसनर हुआ। एक कौन हो गया? बोलने वाला। एक स्पीकर है और एक सुनने वाला है, एक सुनने वाला है जो सुन रहा है। अब स्पीकर ने कुछ स्टेटमेंट अर्थात कुछ बात इस लिसनर से कही, तो कुछ बात जब उसने कही तो कुछ बात ऐसी थी जो उसने कही नहीं फिर भी लिसनर समझ गया, वही आपका एजम्पशन कहलाता है, वही आपका पूर्व धारणा कहलाती है। ठीक है, मतलब ऐसी बात जो आप बिना कहे समझ जाएं कि हाँ ये भी कहना चाहता है, इसका मीनिंग ये भी है, वही आपकी पूर्व धारणा कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आपने कहा कि मुझे आपकी गाड़ी चाहिए। सर आपके पास गाड़ी है, आप मुझे गाड़ी दे दें, मुझे एक जगह जाना है। तो मैंने कहा कि मैं अपनी गाड़ी आपको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, मेरे गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। तो अब आप समझ गए। अब देखो मैंने आपसे इतना बार कह दिया कि मेरे गाड़ी में पेट्रोल, इसलिए मैं आपको गाड़ी नहीं दे सकता। तो अब आपने यहाँ पे बाकी चीजें क्या, आपने यहाँ पे क्या पूर्व धारणा लगाई, क्या एजम्पशन लगाया कि भाई पेट्रोल नहीं है तो गाड़ी चल कैसे पाएगी, भाई बिना पेट्रोल की गाड़ी चलेगी नहीं, इसलिए जो है, और जब बिना पेट्रोल गाड़ी चलेगी नहीं तो इसको ले जाने कोई मतलब नहीं है। तो ये बात मैंने आपसे नहीं की कि बिना पेट्रोल गाड़ी नहीं चलेगी, ये चीज आप पहले से जानते हैं, ये चीज अपने आप दिमाग में आपने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया, और यही आपका क्या कहलाता है? एजम्पशन कहलाता है। मतलब कुछ बातें, जो बातें आपसे डायरेक्ट नहीं कही जाती, ठीक है, लेकिन वो बातें उस स्टेटमेंट में होती हैं, वो आपका एजम्पशन कहलाती हैं। क्लियर, समझ में बात आ गई? ठीक है, अब यहां पे एक बात और याद रखिएगा कि जो आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, जो स्टेटमेंट दिया जाएगा वो आपका 100% सत्य होगा,
उसके साथ हम कुछ भी जो है छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जो भी जैसा कहेगा वही हमको 100% सत्य मान के चलना है, ठीक है। और इस स्टेटमेंट के आधार पे हमें क्या निकालना है, एजम्पशंस निकालने हैं, पूर्व धारणा निकालनी है, ठीक है। जो आपसे कहा जाएगा उसमें कौन सा एजम्पशंस है ये आपको बताना होगा, ठीक है। क्लियर है। तो अब कुछ मैं रूल आपको बताने वाला हूं जिसके आधार पे आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए कुछ रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं। कुछ रूल मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए सबसे पहला फर्स्ट रूल, द एजम्पशंस मस्ट कंटेन द ट्रू सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। पूर्व धारणा में कथन का यथार्थ भाव निहित होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि पूर्व धारणा जो भी आपसे कह रही है, ठीक है ना, वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेटमेंट कह रहा है कि आलू ले लो और एजम्पशन कह रहा है कि टमाटर ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो वहां पर जो भी एजम्पशंस हो उसमें जो आपके स्टेटमेंट में कहा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपका एजम्पशंस होना चाहिए, तभी वह मान्य होगा। तो यहां पर देखो लिखा है कि द एजम्पशंस मस्ट कंटेन द ट्रू सेंस ऑफ द स्टेटमेंट। क्लियर। दूसरा है कि द स्टेटमेंट शुड नॉट बी रिपीटेड इन द एजम्पशंस। जो स्टेटमेंट में दिया गया हो अगर वही आपका पूर्व धारणा में उसकी पुनरावृत्ति हो रही, वही अगर रिपीट हो रहा है तो फिर वह आपका वह पूर्व धारणा मान्य नहीं होगी, ठीक है। पूर्व धारणा में कथन की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर जो आपका स्टेटमेंट है, जो कथन में कहा गया है, अगर सेम वैसा ही आपका पूर्व धारणा में आ जाता है, वैसे ही आपका एजम्पशंस में आ जाता है, तो वह एजम्पशंस आपका मान्य नहीं होगा। क्लियर। चलिए तीसरे रूल पे आते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, assumptions that shows an improved beneficial result will be valid if। ऐसी पूर्ण धारणा जो किसी सुधार लाभदायक परिणाम को प्रदर्शित करती है तो मान्य होगी, ठीक है ना भाई। अगर वो आपके किसी इंप्रूवमेंट को दर्शाती है कि हाँ भाई ऐसा करने से आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर जो है आप पढ़ाई करेंगे, भाई अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, ठीक है। आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, अगर आपकी मेहनत अच्छी होगी तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है ये चीजें जो हैं अगर आपके एजम्पशंस में दी गई हैं जो एक अच्छे रिजल्ट को दर्शाती हैं तो वह एजम्पशंस आपका क्या होगा, मान्य होगा, उसे जो है यहां पर मान्य किया जाएगा। अगला कह रहा है कि कंक्लूजन एंड आर्गुमेंट्स आर नॉट वैलिड एज एजम्पशन। निष्कर्ष और तर्क पूर्व धारणा के रूप में मान्य नहीं है। अब देखिए जो आपका एक निष्कर्ष निकलेगा, ठीक है, या आर्गुमेंट आप करते हैं। अब आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट जैसे कोई आपकी समस्या है, ठीक है ना, तो समस्या का जो समाधान, जैसे एक राय दी जाती है कि हाँ भाई ऐसा कर लीजिए ना कर लीजिए, वो आपका आर्गुमेंट है। तो अगर वहां पर आर्गुमेंट है या कंक्लूजन है तो वह जो है एजम्पशन के रूप में मान्य नहीं होगी। जैसे कंक्लूजन, अब जैसे जरा देखिए मैं समझाता हूं एजम्पशन कैसे आप एज्यूम करेंगे और कंक्लूजन कैसे। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको एग्जाम का टाइम आ रहा है, तो अब देखो एग्जाम का टाइम आ रहा है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि मैं एग्जाम को क्वालिफाई कर लूंगा, मैं एग्जाम पास हो जाऊंगा। ये आपका एजम्पशन है, आप ऐसा एज्यूम कर रहे हैं। मैं एग्जाम क्वालिफाई हो गया, मैं पास हो गया, ये मेरा क्या है, रिजल्ट, मतलब ये मेरा कंक्लूजन है, ठीक है ना। ये मेरा कंक्लूजन है। और अच्छे रिजल्ट के लिए अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए। भाई अच्छे रिजल्ट के लिए कैसी पढ़ाई करनी चाहिए, अच्छी पढ़ाई करनी चाहिए, ये भी मेरा कंक्लूजन। तो जो कंक्लूजन होगा वो आपका एजम्पशन के रूप में मान्य नहीं होगा। तो समझ में आ गया कंक्लूजन क्या है, एजम्पशन क्या है। भाई मैं पास हो जाऊंगा, ये मेरा एजम्पशन है। मैं पास हो गया, रिजल्ट आ गया, मैं पास हो गया, ये मेरा कंक्लूजन है। क्लियर। तो अगर आपका कंक्लूजन या आर्गुमेंट दिया है तो एजम्पशन के रूप में वो मान्य नहीं होगा। अगले नियम रूल पे आते हैं। अगला रूल कहता है कि एडवर्टाइजमेंट आर वैलिड एज एजम्पशंस। विज्ञापन पूर्ण धारणा के रूप में मान्य होते हैं, पूर्व धारणा के रूप में मान्य होते हैं, ठीक है।
पूर्व धारणा के रूप में मान्य होते हैं। कौन? आपके एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन जो होते हैं उनको एजम्पशंस के रूप में वो मान्य होते हैं। जैसे आप कोई चीज सोचिए भाई, कोई भी विज्ञापन करता है, जो विज्ञापन करवाता है किसी से भी, तो वह सोच के करवाता है कि इसकी बात लोग सुनेंगे। जैसे किसी हीरो से कोई विज्ञापन करवाया जाता है, जैसे मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी कोई विज्ञापन करते हैं, तो अब वो जो विज्ञापन जो करवाते हैं उनसे वो ये सोच के करवाते हैं कि लोग इनकी बात को सुनेंगे और लोग जैसा मैं कहूंगा वैसा करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि लोग इनकी बात को सुनते हैं। तो इसलिए जो विज्ञापन होता है, ठीक है ना, वो एज ए एजम्पशन मान्य होता है, ठीक है, वो एजम्पशन के रूप में मान्य किया जाता है। क्लियर है? तो आपका जो एडवर्टाइज है, जो विज्ञापन है, पूर्ण धारणा के रूप में मान्य होते हैं। अगला कह रहा है कि गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन, कोर्ट डिसीजंस और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज आर वैलिड एज एजम्पशंस। सरकारी आदेश, सरकारी सूचना, कोर्ट के फैसले, संवैधानिक विचार पूर्ण धारणा के रूप में मान्य होते हैं। तो सही बात है, अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, ठीक है ना, जैसे सपोज करिए कि आपने कोई बिल्डिंग बना ली, अब बिल्डिंग को गिराने का आदेश आ गया, ठीक है ना, तो अब गिराने का आदेश आ गया तो आपको मानना पड़ेगा ना। या आप जिस शहर में रहते हैं उसमें कोई ऐसा दंगा फसाद हो गया, अब वहां पर धारा 144 लागू कर दी गई, तो आपको ये मानना पड़ेगा, ठीक है ना। या कोई आप किसी चीज के विरुद्ध कोई लड़ाई लड़ रहे हैं, कोर्ट का फैसला आ गया कि नहीं आपको ये यहां से जमीन खाली करनी पड़ेगी, तो आपको उस बात को मानना पड़ेगा। या जो कॉन्स्टिट्यूशनल किसी संविधान के थ्रू कोई चीज कही जाए, ठीक है ना, तो वो भी आपको एज ए एजम्पशन मान्य करना होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई गवर्नमेंट ऑर्डर है, गवर्नमेंट कोई इंफॉर्मेशन है, कोर्ट का डिसीजन है, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइडिया है, वो आपका एजम्पशन के रूप में मान्य होता है। क्लियर? अगला रूल क्या है आपका कि इफ द एजम्पशंस कंटेन्स ओनली द वर्ड्स देन द एजम्पशन विल नॉट बी वैलिड। अगर पूर्ण धारणा में केवल शब्द लगा है तो वह पूर्ण धारणा मान्य नहीं होगी। अगर कभी भी आपका जो है एजम्पशन में ओनली वर्ड आ जाता है कि यही एक ऐसा है जो ऐसा कर सकता है, जैसे मैं आपसे कह दूं, मैं अपने बारे में आपसे कहूं कि केवल मैं ही रीजनिंग पढ़ा सकता हूं, तो आप कहेंगे ये बात गलत है। भाई मैं रीजनिंग पढ़ा सकता हूं ये ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूं केवल मैं ही रीजनिंग पढ़ा सकता हूं, तो आप बोलेंगे नहीं, ये आपका ये गलत है, क्योंकि वहां पर केवल मतलब मेरे अलावा दूसरा कोई पढ़ा ही नहीं सकता। भाई इस वाक्य का मतलब क्या होगा? केवल मैं ही रीजनिंग पढ़ा सकता हूं, इसका मतलब है कि मेरे अलावा कोई दूसरा पढ़ा नहीं सकता, जबकि ऐसा नहीं है। तो इसलिए जो अगर केवल वर्ड लग जाता है तो वो एजम्पशन आपका मान्य नहीं होता। और एक लास्ट रूल है आपका कि एजम्पशन इज ऑलवेज इंडेफिनिट एंड पॉजिटिव। पूर्ण धारणा हमेशा अनिश्चित और सकारात्मक होती है। सही बात है भाई, अगर निश्चित हो जाएगी तो कंक्लूजन हो जाएगा, अनिश्चित मतलब कि हां ऐसा होगा, ऐसा होता होगा, ठीक है, तो वो एक अनिश्चित है, वो आपकी जो है इनडेफिनिट है, वो डेफिनिट नहीं है, वो इनडेफिनिट है, वो अनिश्चित है, लेकिन हमेशा एक पॉजिटिव सेंस में, हमेशा आपके एक पॉजिटिव सेंस में डेफिनिट होती है, ठीक है ना। तो जो आपकी पूर्ण धारणा वो हमेशा अनिश्चित और सकारात्मक होती है। तो ये कुछ रूल हैं जिसके आधार पे आप बहुत आसानी से स्टेटमेंट एंड एजम्पशन के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके सामने। स्टेटमेंट है आपका कि इट इज फास्टर टू ट्रेवल बाय एयर टू दिल्ली फ्रॉम बेंगलुरु। बेंगलुरु से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा करना तेज है। अब देखिए ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब इस आधार पे आपको दो धारणाएं दी गई हैं, ठीक है ना, दो एजम्पशंस दिए गए हैं, फिर आपको आंसर किस में देना है? ए बी सी डी ई में आंसर देना है, ठीक है ना। आंसर किस में देना आपको? ए बी सी डी ई में। ए कब देना है? इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, ठीक है ना, यदि केवल धारणा पहली निहित है तो आंसर ए दीजिए। बी कब देना है? इफ ओनली एजम्पशन सेकेंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है।
सी कब देना है, इफ आइदर फर्स्ट और सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि या तो पहला या दूसरा निहित है तो आंसर सी दीजिए। इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि ना तो पहला ना ही दूसरा निहित है। और आपको ई कब देना है, इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है तो आंसर आप ई दीजिए। ठीक है ना। अब आपको जो आंसर देना है वो ए बी सी डी ई में देना है। ठीक, अब देखिए आपने स्टेटमेंट पढ़ लिया, अब जरा एजम्पशन को पढ़ते हैं क्या लिखा है। एजम्पशन में पहला कह रहा है कि बेंगलुरु एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाय एयर, बेंगलुरु और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं। दूसरा का देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू दिल्ली फ्रॉम बेंगलुरु, बेंगलुरु से दिल्ली के लिए परिवहन का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। तो अच्छा स्टेटमेंट कह रहा है, स्टेटमेंट इतना कह रहा है कि इट इज फास्टर टू ट्रेवल बाय एयर टू दिल्ली फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम बेंगलुरु, बेंगलुरु से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा करना तेज है। मतलब अगर हवाई यात्रा से जाएंगे तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखो पहला जो कह रहा है कि बेंगलुरु और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं। भाई आपने कहा कि मुझे भोपाल से और दिल्ली जो है एरोप्लेन से जाना है। किसी ने आपसे पूछा कि भाई आप किससे जा रहे हो, तो आपने कहा मैं एरोप्लेन से जाऊंगा। तो वो क्या सोचेगा, जो जिससे आप बोल रहे हैं, भाई आप स्पीकर हो गए, अगला लिसनर हो गया। आपने केवल इतनी बात कही कि मैं भोपाल से और दिल्ली जो है किससे जाऊंगा, एरोप्लेन से जाऊंगा। तो जो लिसनर है उसने अपने आप दिमाग में एक बात सोच ली कि यार भोपाल से दिल्ली मतलब एरोप्लेन चलती होंगी, कहीं ना कहीं जो है एयर ट्रांसपोर्ट है, तभी तो ये जा रहा है। तो अब आपने उससे ये बात नहीं बताई ना कि भाई यहां पे एरोप्लेन है कि नहीं है, आपने केवल इतनी बात कही कि मैं भोपाल से दिल्ली बाई एरोप्लेन जाऊंगा। तो एरोप्लेन जैसे आपने बता दिया, उसने ये तुरंत सोच लिया कि भाई एयर ट्रांसपोर्ट है, अर्थात हवाई मार्ग है आपका जो है भोपाल से दिल्ली के बीच में। तो वही चीज तो यहां पर भी है कि बेंगलुरु एंड दिल्ली आर कनेक्टेड बाय एयर, बेंगलुरु और दिल्ली हवाई मार्ग से जुड़े हुए हैं। ये आपका एज एजम्पशन बिल्कुल सही होगा, बिल्कुल सही है कि भाई हम ये धारणा सोच सकते हैं कि सही बात है, दोनों के बीच जब भाई एयर मार्ग है, हवाई मार्ग है, तभी तो वो जो है इसकी बात कर रहा है कि बेंगलुरु से दिल्ली के लिए हवाई यात्रा करना तेज है, आप जल्दी पहुंच सकते हैं। ठीक है ना, हवाई यात्रा करके। दूसरा क्या कह रहे हैं कि देयर आर नो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल टू दिल्ली फ्रॉम बेंगलुरु, बेंगलुरु से दिल्ली के लिए परिवहन का कोई अन्य साधन उपलब्ध नहीं है। अच्छा स्टेटमेंट में और कोई बात नहीं की गई कि नहीं दूसरा कोई साधन है कि नहीं, इसके बारे में कोई भी बात स्टेटमेंट में नहीं की गई। तो फिर इस एजम्पशन में स्टेटमेंट का यथार्थ भाव निहित नहीं है। ठीक है ना, इसमें ट्रू सेंस नहीं है उसका जो है स्टेटमेंट का, क्योंकि स्टेटमेंट में कहीं भी किसी अन्य ट्रांसपोर्ट के बारे में कोई बात नहीं की गई। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ओनली फर्स्ट एजम्पशन इम्प्लिक्ट। ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, यदि केवल धारणा फर्स्ट निहित है आंसर ए हो जाएगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल पहली धारणा निहित है तो आपको आंसर ए देना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो अगले क्वेश्चन का आंसर भाई सभी लोग दीजिए। अगर आपको चीजें समझ में आ गई है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दे पाएंगे। तो बताइए इसका क्या होगा आंसर। क्वेश्चन कह रहा है, स्टेटमेंट है आपका कि बैंक ए हैज अनाउंस्ड रिडक्शन ऑफ 0.5% ऑन द इंटरेस्ट रेट ऑन रिटेल लेंडिंग विथ इमीडिएट इफेक्ट। कोई एक बैंक है और उसने तत्काल प्रभाव से, बैंक ए ने तत्काल प्रभाव से खुदरा ऋण पर ब्याज दर में 0.5% की कटौती की घोषणा की है। बहुत अच्छी बात है। अब पहला एजम्पशन क्या है, अदर बैंक्स में आल्सो रिड्यूस द रिटेल लेंडिंग रेट्स टू बी इन कंपटीशन, अन्य बैंक भी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए खुदरा ऋण दरों को कम कर सकते हैं। दूसरा क्या है, बैंक ए में भी आल्सो बी अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स फॉर अवेलिंग रिटेल लोन्स, बैंक ए भी खुदरा ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा, डी सही होगा कि आपका ई सही होगा। तो यहां पर देखिए बात क्या हो रही है कि एक बैंक ए है
जिसने खुदरा ऋण पर ब्याज दर में आधा प्रतिशत की कटौती कर दी है। अब एक किसी बैंक ए ने किया है, ठीक है ना, तो अब यहां पर यह हो सकता है कि उसने बैंक भाई ऋण की दर 0.5% कम कर दी है, तो हो सकता है कि वह ग्राहकों को आकर्षित कर ले, बिल्कुल हो सकता है। तो जो सेकंड कह रहा है कि बैंक ए में बी आल्सो बी अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स फॉर अवाइलिंग रिटेल लोन्स, बैंक ए भी खुदरा ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक ग्राहकों को आकर्षित कर सकता है। यह एजम्पशन तो आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बिल्कुल ऐसा हो सकता है भाई उसने जो है ऋण का परसेंटेज घटा दिया, तो बनी बात है ग्राहक सोचे कि भाई इसी बैंक में चलते हैं, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है ना। अब जरा पहले की बात करते हैं कि अदर बैंक में आल्सो रिड्यूस द रिटेल लेंडिंग रेट्स टू बी इन कंपटीशन। अच्छा, अदर बैंक भी ऐसा करें यह जरूरी नहीं है, क्योंकि कस्टमर को लुभाने के और भी बहुत सारी स्कीमें हैं, बहुत सारे तरीके हैं जो बैंक अपना सकते हैं, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं कि अगर ए ने भी किया है तो दूसरे बैंक भी ऐसा ही करेंगे। हो सकता है किसी और स्कीम को फॉलो करें जिससे उनको और भी बहुत सारे कस्टमर मिल जाए। तो जो है पहला आपका एजम्पशन सही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि अगर ए ने किया है तो अदर बैंक भी ऐसा करें ये जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें, बहुत सारे और भी तरीके हुए कस्टमर को लुभाने का, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि केवल दूसरा आपका निहित है, इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, आंसर बी आपका सही होगा। इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है, ठीक है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए भाई क्या होगा। इवन विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शुगर फैक्ट्रीज इन इंडिया बी स्टिल कंटिन्यू टू इंपोर्ट शुगर। भारत में चीनी कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद हम अभी भी चीनी का आयात करना जारी रखे हुए हैं। तो पहला क्या कह रहा है आपसे, पहला एजम्पशन क्या है, तो पहली धारणा यह है कि द कंजप्शन ऑफ शुगर पर कैपिटा हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया, भारत में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत में वृद्धि हुई है। दूसरा है कि मैनी ऑफ द फैक्ट्रीज आर नॉट इन ए पोजीशन टू प्रोड्यूस शुगर टू देयर फुलेस्ट कैपेसिटी, कई कारखाने अपनी पूरी क्षमता से चीनी का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं हैं। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा, जल्दी से आंसर करिए भाई। पांचों में कौन सा आपका सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है कि आपका ई सही है। तो अगर आप यहां पर देखें तो देखो क्या कहा जा रहा है कि भारत में चीनी कारखानों की संख्या में वृद्धि के बावजूद, मतलब फैक्ट्रीज तो खुल नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिर भी आपका जो है शुगर का जो इंपोर्ट है वो लगातार जारी है, शुगर का आयात लगातार जारी है, फिर भी ऐसा क्यों। तो भाई देखो अब हम यहां पर ये एज्यूम कर सकते हैं कि भाई एक चीज है कि खपत बढ़ गई है। पहले में क्या कह रहा है कि द कंजप्शन ऑफ शुगर पर कैपिटा हैज इंक्रीज्ड इन इंडिया, भारत में प्रति व्यक्ति चीनी की खपत बढ़ गई है। एक तो ये तरीका भी सही हो भाई, ये तरीका भी, ये कारण भी हो सकता है, ठीक है ना, कि भाई पर व्यक्ति खपत ज्यादा है, उतनी चीनी है नहीं, तो आयात तो आपको करनी पड़ेगी। अब दूसरा भी सही है कि भाई कई कारखाने, अब आयात करने का ये भी है कि भाई खपत ज्यादा है, और ये भी तो है कि भाई अब कारखाने तो आपके पास बहुत है, लगातार वृद्धि भी हो रही है, लेकिन उनमें वो कैपेसिटी नहीं है, जितना प्रोडक्शन आपको चाहिए उतना प्रोडक्शन वो नहीं कर पा रहे, जितना आपको चाहिए उतना वो प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। तो ये भी तो कहीं ना कहीं आयात के लिए एक कारण हो सकता है कि आयात इस कारण से भी हो रहा है कि जितना हमको चाहिए, भाई हमको 1 किलो चीनी चाहिए, अब 1 किलो चीनी की खपत है लेकिन प्रोडक्शन केवल आधा किलो का है, तो अब आधा किलो चीनी हमें कहां से मिलेगी, आयात करने से। तो इन दोनों में से जो है अपनी अपनी जगह दोनों ही कारण सही हैं कि भाई या तो पर व्यक्ति खपत बढ़ गई है, और या तो फिर जो हमारे पास कारखाने हैं
वो पूरी क्षमता के साथ प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे। तो यहां पर देखो क्या हो जाएगा, या तो पहला या तो दूसरा, या तो पहला फर्स्ट और सेकंड, यही तो होगा, या तो पहला या तो दूसरा, या तो प्रति व्यक्ति चीनी की खपत में वृद्धि हुई है, और या तो जो हमारे पास जितने इंडस्ट्रीज हैं शुगर से रिलेटेड वो जो है अपनी क्षमता के अनुसार प्रोडक्शन नहीं कर पा रही। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आइदर आर। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी, इफ आइदर फर्स्ट आर सेकंड इज इंप्लिक्ट, यदि या तो पहला या दूसरा निहित है। तो समझ में आ रहा किस प्रकार से हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, आइदर आर हो जाएगा कि या तो भाई खपत बढ़ गई है, या तो फिर जो है हमारे पास जो कारखाने हैं वो अपनी पूरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उनका प्रोडक्शन नहीं, वहां से शुगर का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर मुझे बताएं क्या होगा। हु राइजेस फ्रॉम द प्रेयर ए बेटर मैन, हिज प्रेयर इज आंसर्ड। जो प्रार्थना से एक बेहतर मनुष्य बनता है उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है। तो एजम्पशन है पहला कि प्रेयर मेक्स ए मैन मोर ह्यूमन, प्रार्थना मनुष्य को अधिक मानवीय बनाती है। दूसरा कह रहा है प्रेयर एटॉन्स ऑल ऑफ आवर मिसडीड्स, प्रार्थना हमारे सारे पापों का प्रायश्चित करती है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी की ई, कौन सा सही आंसर है? जल्दी से मुझे आंसर बताइए भाई कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही होगा। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हु राइजेस फ्रॉम द प्रेयर ए बेटर मैन, हिज प्रेयर इज आंसर्ड। ठीक है ना, जो प्रार्थना से एक बेहतर मनुष्य बनता है उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है। अच्छी बात है भाई। पहला कहा प्रेयर मेक्स ए मैन मोर ह्यूमन, प्रार्थना मनुष्य को अधिक मानवीय बनाती है। अब देखिए प्रार्थना मनुष्य को कैसा बनाती है ये नहीं बताया गया स्टेटमेंट में। जो प्रार्थना से एक बेहतर मनुष्य बनता है उसकी प्रार्थना का उत्तर दिया जाता है। तो जो है इसमें मनुष्य कैसा बनता है, मानवीय बनता है कि अमानवीय बनता है, ऐसी कोई भी जानकारी आपके स्टेटमेंट में नहीं दी गई। इसलिए पहला एजम्पशन तो गलत है, पहला गलत है। प्रेयर एटॉन्स ऑल आवर मिसडीड्स, प्रार्थना हमारे सारे पापों का प्रायश्चित करती है, इसके बारे में भी आपके इसमें कुछ नहीं कहा गया। प्रार्थना से जो है, प्रार्थना से पापों का प्रायश्चित होता है कि नहीं होता, इसके बारे में भी आपके स्टेटमेंट में कोई जानकारी नहीं दी गई। तो जब कोई जानकारी नहीं दी गई तो सेकंड भी क्या है आपका, सेकंड भी आपका गलत है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों ही आपके निहित नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा कि इफ नाइदर फर्स्ट नार सेकंड इज इंप्लिक्ट, यदि ना तो पहला और ना ही दूसरा निहित है तो आंसर आप क्या देंगे, डी देंगे। तो आंसर डी आपका सही आंसर होगा कि ना तो इसमें पहला निहित है ना ही दूसरा निहित है। क्योंकि प्रार्थना मनुष्य को मानवीय बनाती है कि अमानवीय बनाती है, ऐसा कहीं भी स्टेटमेंट में नहीं दिया गया। दूसरा कि पापों का प्रायश्चित होता है कि नहीं होता, इसके बारे में भी कोई जानकारी आपको स्टेटमेंट में नहीं दी गई। तो दोनों के दोनों एजम्पशन आपके गलत हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। वी मस्ट सेटल ऑल द पेमेंट ड्यू टू आवर सप्लायर्स विद इन 3 वर्किंग डेज। हमें 3 कार्य दिवसों के भीतर अपने आपूर्तिकर्ताओं को देय सभी भुगतानों का निपटान करना होगा। ठीक है, तो अब एजम्पशन है पहला आपका कि वी विल ऑलवेज हैव नेसेसरी फंड इन आवर अकाउंट टू सेटल द बिल्स। बिलों के निपटान के लिए हमारे खाते में हमेशा आवश्यक धनराशि रहेगी। दूसरा है कि वी आर कैपेबल ऑफ वेरीफाइंग एंड क्लियरिंग द बिल इन लेस देन 3 वर्किंग डेज। हम 3 कार्य दिवसों से कम समय में बिलों का सत्यापन और समाशोधन करने में सक्षम हैं। आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो यहां पर देखिए उसने कहा कि वी मस्ट सेटल ऑल द पेमेंट ड्यू टू आवर सप्लायर्स विद इन 3 वर्किंग डेज।
हमें 3 कार्य दिवसों के भीतर अपने आपूर्तिकर्ताओं का देय सभी भुगतानों का निपटान करना होगा। अब एक चीज बताइए कि मुझे जो है ये मैं कोई बिजनेस करता हूं, मैं सबसे सामान लेता हूं, मैं जो सबको पैसे देना है। अब किसी ने मुझसे ये बात कही तो मैंने कहा हाँ भाई हम 3 दिन के अंदर अंदर कर देंगे, 3 दिन के अंदर अंदर हम भुगतान कर देंगे। तो भुगतान जब मैंने कहा कि हम कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसके लिए फंड मेरे पास पहले से होगा ना, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अगर मैं किसी से कुछ ले रहा हूं तो मुझे उसके लिए उसका पेमेंट तो करना ही होगा। तो कहीं ना कहीं मैं उसके लिए फंड पहले से इकट्ठा कर लूंगा। तो जैसे उसमें पहला दिया गया है कि वी विल ऑलवेज हैव नेसेसरी फंड इन आवर अकाउंट टू सेटल द बिल, बिलों के निपटान के लिए हमारे खाते में हमेशा आवश्यक धनराशि रहेगी। बिल्कुल रहेगी, क्योंकि भाई जब हम कोई चीज ले रहे हैं तो उसका हमें कहीं ना कहीं पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, उनके बिलों का भुगतान तो हमें करना ही पड़ेगा। तो जब करना पड़ेगा तो हमारे अकाउंट में कहीं ना कहीं पहले से वो फंड रहेगा कि भाई कितने समय भी अपना बिल भेज सकता है, ये इसका पैसा अकाउंट में रखो, ताकि जैसे इसका बिल आएगा तुरंत इसके बिल का निपटारा कर दो। तो पहला एजम्पशन आपका बिल्कुल सही है, पहला एजम्पशन आपका बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है कि वी आर कैपेबल ऑफ वेरीफाइंग एंड क्लियरिंग द बिल इन लेस देन 3 वर्किंग डेज। ठीक है, तो हम 3 कार्य दिवसों से कम समय में बिलों का सत्यापन और समाशोधन करने में सक्षम है। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि यहां पर देखो बात की हमें 3 कार्य दिवसों के भीतर अपने आपूर्तिकर्ताओं, मतलब 3 कार्य दिवसों के भीतर, मतलब 3 दिनों से भी कम समय में हम कैपेबल हैं ये करने में। इसलिए हमने कहा भी है कि पहले कि हम 3 दिवसों से कम समय में जो है इस काम को निपटा देंगे, ये काम हम कर लेंगे। ठीक है ना, तो बिल्कुल हम कैपेबल हैं, हम सक्षम हैं, इसलिए बात हमने कही है। तो दोनों के दोनों आपके सही हैं, दोनों के दोनों एजम्पशन आपके निहित हैं इस स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई। आंसर क्या हो जाएगा? ई। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित है तो आंसर ई दीजिए। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए, क्या होगा? देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि रेलवे ऑफिशियल्स हैव स्टार्टेड 10 न्यू ट्रेन्स एंड इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 14 रनिंग ट्रेन्स। रेलवे अधिकारियों ने 10 नई ट्रेनें शुरू की हैं और चलने वाली 14 ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए हैं। तो पहला कंक्लूजन है आपका, सॉरी पहला एजम्पशन आपका कि द एग्जिस्टिंग ट्रेन्स आर नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड एकोमोडेशन टू ऑल पैसेंजर। मौजूदा ट्रेनें सभी यात्रियों को आवास प्रदान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यहां पर आवास का मतलब यह है कि बैठने की जो जगह है वो प्रदान करने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। दूसरा कह रहा है कि द न्यू एंड एडिशनल ट्रेन्स वुड हैव सफिशिएंट पैसेंजर्स सो दैट दे विल बी इकोनॉमिकली वाइवेबल। नई और अतिरिक्त ट्रेनों में पर्याप्त यात्री होंगे ताकि वो आर्थिक रूप से व्यवहार्य हों। अब आपको बताना है कि ABCD में कौन सा सही आंसर होगा। तो अब यहां पर देखिए अगर हम बात करें तो बिल्कुल सही बात है भाई, रेलवे के अधिकारियों ने 10 नई ट्रेनें शुरू की हैं और 14 ट्रेनों के जो है फेरे बढ़ा दिए हैं, अर्थात तो ये उनको जो है उनके चक्कर ज्यादा कर दिए कि भाई आप अभी एक बार जाते थे, अब 10 आप 2 बार और चले जाओ। तो अब यहां पर जो है ये तभी किया गया जब वहां पर जो है यात्रियों की संख्या ज्यादा रही होगी। भाई जब यात्रियों की संख्या बढ़ी होगी तभी तो ये किया गया। नई ट्रेनें क्यों लागू की गई? क्योंकि जो ट्रेनें चल रही थी वो केवल पर्याप्त नहीं थी जो है यात्रियों को ले जाने के लिए, यात्रियों की संख्या उनसे कहीं ज्यादा थी। इसलिए जो है रेलवे अधिकारियों को 10 ट्रेनें और भी नई चालू करनी पड़ी। तो पहला कह रहा है कि पर्याप्त नहीं है, तो पहला बिल्कुल सही है भाई, पर्याप्त नहीं है तभी तो जो है रेलवे अधिकारियों ने 14 ट्रेनों के फेरे बढ़ा दिए और 10 ट्रेनें नई चालू कर दी ताकि सब हर यात्री को जगह मिले और वो अपने घर अपने जो है जगह पर सही तरीके से पहुंच जाए। तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा भी सही है कि भाई जो 10 ट्रेनें नई चालू की है तो सोच के चालू किया होगा कि हाँ भाई इनका जो खर्चा है वो हमारा निकल के आएगा, क्योंकि भाई पैसेंजर इतने ज्यादा हैं
जिससे हमको अच्छी खासी आमदनी होगी, इसलिए जो है दूसरा भी क्या है, बिल्कुल आपका सही है। दोनों के दोनों एजम्पशंस आपके सही हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ई बिल्कुल सही आंसर होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक, यदि दोनों जो है, यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों निहित हैं तो आंसर आपका ई आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। स्टेटमेंट कह रहा है कि इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ब्रिंग देम टू मी, यदि आपको कोई प्रॉब्लम समस्या है तो मेरे पास ले आए। तो पहला कह रहा है आपका एजम्पशंस कि यू हैव सम प्रॉब्लम्स, आपको कुछ समस्या है। दूसरा कह रहा है कि आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं। तो पहले में कहा गया कि यू हैव सम प्रॉब्लम, आपको कुछ समस्या है। अच्छा, ऐसा कहीं भी आपके स्टेटमेंट में नहीं बताया गया कि आपको समस्या है कि नहीं। उसने कहा दीदी आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे पास लेकर के आइए, तो जरूरी थोड़ा ना कि आपको समस्या हो ही। तो पहला तो एजम्पशन आपका गलत है कि यू हैव सम प्रॉब्लम्स, ये जरूरी नहीं कि आपको कुछ समस्या हो ही, ठीक है ना। उसने केवल ये कहा ये अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे पास लेके आइए, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं कि आपको कोई समस्या हो ही, तो पहला एजम्पशन तो आपका गलत है। दूसरा, मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं, तभी तो उसने कहा आप कैसी भी समस्या हो आपके पास, आप मेरे पास चले आइए, आप मेरे पास लेके आइए। तो भाई मैं तो ये सोचूंगा ना कि यार इसके पास चाहे मैं जैसी समस्या लेके जाऊंगा, ये हर समस्या का समाधान जानता है, अर्थात इसके पास हर समस्या का समाधान है। तो यहां पर दूसरा अजम्पशन बिल्कुल सही होगा कि मैं किसी भी समस्या का समाधान कर सकता हूं। आई कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, आप कैसी भी समस्या हो आप मेरे पास लेके चले आओ, मैं उस समस्या का समाधान आपको बता दूंगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका दूसरा एजम्पशन बिल्कुल सही है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हो जाएगा, आंसर बी आपका सही होगा। इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इन इम्प्लिक, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। डिटर्जेंट शुड बी यूज्ड टू क्लीन क्लॉथ्स, कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही है भाई। तो पहला एजम्पशन क्या है, डिटर्जेंट्स फ्रॉम मोर लेदर्स, अधिक झाग वाले डिटर्जेंट। दूसरा कह रहा है कि डिटर्जेंट्स हेल्प टू डिसलॉज्ड ग्रीस एंड डर्ट, डिटर्जेंट ग्रीस और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं। तो सही बात है भाई, हम कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट का यूज करते हैं, चाहे जैसे दाग धब्बे हो डिटर्जेंट के द्वारा हम आसानी से उनको साफ कर सकते हैं। तो यहां पर देखो कहा गया कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो पहले में कहा गया कि डिटर्जेंट फ्रॉम मोर लेदर, अधिक झाग वाले डिटर्जेंट। अब कैसे डिटर्जेंट यूज करने चाहिए ये नहीं वहां पे दिया गया कि अधिक झाग वाले कि कम झाग वाले, इसके बारे में कोई भी जानकारी आपके स्टेटमेंट में नहीं दी गई। तो पहला एजम्पशन आपका गलत है, ठीक है ना, कि अधिक झाग वाले यूज करना है कि कम झाग वाले, ये ऐसा कुछ भी आपके स्टेटमेंट में नहीं कहा गया। स्टेटमेंट केवल इतना कहा गया कि कपड़े साफ करने के लिए डिटर्जेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लियर। दूसरा क्या कह रहा है कि डिटर्जेंट हेल्प टू डिसलॉज ग्रीस एंड डर्ट, डिटर्जेंट ग्रीस और गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, हम डिटर्जेंट का जो है प्रयोग किस लिए करते हैं, ताकि हमारे कपड़े साफ रहें, जो दाग धब्बे लग जाते हैं वो साफ हो जाएं। तो बिल्कुल सही बात है, डिटर्जेंट जो है वह गंदगी को दूर करने में मदद करते हैं। दूसरा एजम्पशन आपका बिल्कुल सही एजम्पशन होगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा आपका, इफ ओनली एजम्पशन सेकंड इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा दूसरी निहित है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर बताएं क्या है, क्या होगा। स्टेटमेंट है कि लाइक ए मैड मैन आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम, मैंने एक पागल आदमी की तरह उसका पीछा करने का फैसला किया। पागल आदमी की तरह, ठीक है ना, उसका पीछा करने का फैसला किया। तो पहला एजम्पशन क्या है, आई एम नॉट ए मैड मैन, मैं पागल आदमी नहीं हूं। दूसरा कह रहा है कि आई एम ए मैड मैन, मैं एक पागल आदमी हूं। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा सही आंसर होगा। ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा कि डी सही होगा कि ई सही होगा। तो उसने कहा कि लाइक ए मैडमैन आई डिसाइडेड टू फॉलो हिम,
एक पागल आदमी की तरह। तो मैं पागल हूं कि नहीं ये क्लियर नहीं कह सकता, क्योंकि उसने कहा ना कि मैं एक पागल आदमी की तरह, तो हो सकता है कि भाई वो पागल हो सकता है कि वो पागल ना हो, दोनों कंडीशन है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आइदर और लगेगा, फर्स्ट और सेकेंड, या तो पहला या तो दूसरा। भैया पागल आदमी की तरह उसका पीछा कर रहे थे, वो पागल है या तो वो पागल नहीं है, ठीक है ना, वो केवल एक्टिंग कर रहा है पागल बनने की। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आंसर हो जाएगा सी, इफ आइदर फर्स्ट और सेकेंड इज इम्प्लिक्ट, यदि या तो पहला या दूसरा निहित है तो आपको सी देना है आंसर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या होगा। द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे compensation to the tune of ₹1 lakh to the family members of those who are killed in railway accidents। सरकार ने रेल हादसों में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया है। तो पहला आपका एजम्पशंस है कि द गवर्नमेंट हैज इनफ फंड्स टू मीट द एक्सपेंशन ड्यू टू कंपनसेशन, मुआवजे के कारण होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है। दूसरा कह रहा है कि देयर में बी रिडक्शन इन इंसिडेंट ऑफ रेलवे एक्सीडेंट इन नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में रेल दुर्घटनाओं की घटनाओं में कमी आ सकती है। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो देखिए सर, ये कहा गया स्टेटमेंट कि गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू पे कंपनसेशन टू द ट्यून ऑफ ₹1 लाख टू द फैमिली मेंबर्स ऑफ दोज हु आर किल्ड इन रेलवे एक्सीडेंट। तो भाई जब उसने घोषणा की है कि हम भाई जितने भी लोग मारे गए हैं इस ट्रेन हादसे में, हम सबको 1-1 लाख रुपए देंगे, तो कहीं ना कहीं इसके लिए सरकार के पास पहले से पर्याप्त पूंजी होगी, तभी तो उसने ये जो है घोषणा की है। अगर पूंजी उसके पास नहीं होती तो इसके बारे में वो घोषणा करते ही नहीं। तो बिल्कुल सही बात है कि उसके पास कहीं ना कहीं मुआवजे के कारण होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन है, उसके पास इतनी पूंजी है कि वो सबको आसानी से दे पाए। तो पहला वाला एजम्पशन आपका बिल्कुल सही है कि सरकार के पास मुआवजे के कारण होने वाला जो खर्च है उसके लिए उसके पास पर्याप्त पूंजी है, इसलिए उसने इसका इसकी घोषणा की है कि भाई इसका फैसला किया है कि हम सबको 1-1 लाख रुपए मुआवजा देंगे। दूसरा क्या है कि निकट भविष्य में रेल दुर्घटनाओं की कमी आ सकती है, ऐसा कहीं भी जो है आपके स्टेटमेंट में नहीं बोला गया कि नहीं ऐसा करने से आगे आपके एक्सीडेंट नहीं होंगे या उनमें कमी आएगी। इसके बारे में कोई भी जानकारी आपके स्टेटमेंट में नहीं दी गई। स्टेटमेंट में केवल मुआवजा देने के लिए फैसला किया गया है। तो भाई मुआवजा देने के लिए हमें पैसा चाहिए, और जब हमने फैसला किया तो कहीं ना कहीं हमारे पास पहले से उतना पर्याप्त धन है, इसलिए हमने फैसला किया। लेकिन इससे कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि नहीं आगे एक्सीडेंट नहीं होंगे या आगे एक्सीडेंट में कमी आएगी। इसलिए दूसरा आपका गलत है, पहला आपका सही है। तो केवल पहला निहित है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, यदि केवल धारणा फर्स्ट निहित है तो आंसर आपको ए देना है। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से हम जो है एजम्पशंस के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगले क्वेश्चन का जरा आंसर दीजिए भाई। नेवर बिफोर सच ए ल्यूसिड बुक वाज अवेलेबल ऑन द टॉपिक। इस विषय पर इतनी स्पष्ट बुक पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई थी। तो अब जो है एजम्पशन पहला क्या कह रहा है कि सम अदर बुक्स वर अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक, इस विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें भी उपलब्ध थी। दूसरा है कि यू कैन राइट लूसिड बुक ऑन वेरी फ्यू टॉपिक्स, आप बहुत कम विषयों पर स्पष्ट पुस्तकें लिख सकते हैं। अब आपको बताना है कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही होगा। तो देखिए उसने कहा कि नेवर बिफोर सच ए लूसिड बुक वाज अवेलेबल ऑन द टॉपिक, इस विषय पर इतनी स्पष्ट पुस्तक पहले कभी उपलब्ध नहीं हुई थी। इसका मतलब ये हो गया, हमने ये यहां से एज्यूम किया कि कहीं ना कहीं इस विषय पर पहले भी पुस्तकें थी,
जिनको पढ़ा गया लेकिन इतनी स्पष्ट रूप से उसमें बातें नहीं बताई गई उसके बारे में। तो बिल्कुल सही बात है, पहला आपका बिल्कुल सही है कि सम अदर बुक्स वर अवेलेबल ऑन दिस टॉपिक, ठीक है ना। पहले भी इस टॉपिक पर, इस विषय पर पुस्तकें उपलब्ध थी, लेकिन उन पुस्तकों में इतना स्पष्ट रूप से वर्णन इसका नहीं किया गया। दूसरा क्या है कि यू कैन राइट लूसिड बुक ऑन वेरी फ्यू टॉपिक्स, ऐसा नहीं, आप चाहे तो हर विषय में, किसी विषय में लिख सकते हैं, किसी भी टॉपिक में आप बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें लिख सकते हैं। तो दूसरा एजम्पशंस आपका गलत है। पहला तो सही है कि इस विषय पर कुछ अन्य पुस्तकें भी उपलब्ध थी, क्योंकि उनको पढ़ा भाई, इतनी अच्छी जानकारी वहां से मुझे नहीं मिली, लेकिन जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो बहुत अच्छी जानकारी मिली, इसलिए आपका पहला सही है, लेकिन दूसरा सही नहीं है। दूसरा एजम्पशन आपका सही नहीं है कि भाई आप कुछ ही टॉपिक में लिख सकते हैं अच्छी पुस्तकें, ऐसी बात नहीं है। आप किसी भी टॉपिक में लिख सकते हैं, ठीक है ना। आप कोई भी टॉपिक उठा लीजिए, बहुत अच्छे से आप उनमें पुस्तकें लिख सकते हैं, इसलिए दूसरा गलत, पहला सही। तो इफ ओनली एजम्पशन फर्स्ट इज इम्प्लिक्ट, आंसर ए सही होगा। यदि केवल धारणा फर्स्ट निहित है तो आंसर हमें ए देना है, तो ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं भाई क्या होगा। आई हैव नॉट रिसीव्ड टेलीफोन बिल्स फॉर 9 months in spite of several complaints. A telephone customers letter to the editor of a daily. मुझे कई शिकायतों के बावजूद 9 महीने के लिए 9 महीने के लिए टेलीफोन बिल नहीं मिले हैं। दैनिक के संपादक को एक टेलीफोन ग्राहक का पत्र, ठीक है। तो पहला एजम्पशन क्या है, एवरी कस्टमर हैज ए राइट टू गेट बिल्स रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। प्रत्येक ग्राहक को टेलीफोन कंपनी से नियमित रूप से बिल प्राप्त करने का अधिकार है। दूसरा कह रहा है कि द कस्टमर्स कंप्लेंट्स पॉइंट टू डिफेक्ट इन द सर्विसेज विच इज एक्सपेक्टेड टू बी करेक्टेड। ग्राहक की शिकायतें सेवाओं में दोष की ओर इशारा करती हैं, जिसे ठीक किए जाने की उम्मीद है। अब आप मुझे बताइए कि ए बी सी डी ई में कौन सा आपका सही आंसर होगा। तो भाई देखो, एक टेलीफोन ग्राहक ने संपादक को कॉल किया, किस लिए कॉल किया, उसने कहा कि भाई मैंने कई शिकायतें कर दी हैं लेकिन फिर भी मुझे 9 महीने से टेलीफोन का बिल नहीं मिल रहा। तो पहला उसने कहा कि पहला एज्यूम क्या किया कि भाई प्रत्येक ग्राहक को, एवरी कस्टमर हैज ए राइट टू गेट बिल्स रेगुलरली फ्रॉम द टेलीफोन कंपनी। बिल्कुल सही बात है, ये एजम्पशन बिल्कुल सही है कि भाई हर ग्राहक का ये अधिकार है कि रेगुलर बिल आए उसका। ऐसा नहीं कि 6 महीने में आपने एक बार पूरा बिल दे दिया, नहीं, हर महीने का उसको बिल चाहिए। तो ये उसका राइट है हर महीने बिल प्राप्त करने के लिए। तो बिल्कुल पहला आपका एजम्पशन बिल्कुल सही है, प्रत्येक ग्राहक को टेलीफोन कंपनी से नियमित रूप से बिल प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है ना। इसलिए उसने कॉल भी किया, कि भाई 9 महीने हो गए मेरा बिल नहीं आ रहा, क्या प्रॉब्लम है। अब जरा दूसरा देखिए क्या कह रहा है, द कस्टमर्स कंप्लेंट पॉइंट टू डिफेक्ट इन द सर्विसेज विच इज एक्सेप्टेड टू बी करेक्टेड। बिल्कुल सही बात है भाई, ग्राहक ने शिकायत क्यों की, ग्राहक की शिकायतें सेवाओं में दोष की ओर इशारा करती हैं, इसलिए तो उसने एडिटर को फोन कर दिया कि भैया आपकी सर्विस में कहीं ना कहीं डिफेक्ट है, उसको सही कीजिए, क्योंकि 9 महीने से मेरे पास बिल नहीं आया है, तो अपनी सर्विस को बेहतर बनाइए। तो कहीं ना कहीं ग्राहक की जो शिकायतें हैं वे सेवाओं को में दोष की ओर इशारा करती हैं, ठीक है, और जिसे ठीक किए जाने की उम्मीद होती है कि भाई अगर मैंने इस बार कॉल कर दिया तो हो सकता है मुझे अब अगली बार कॉल ना करना पड़ेगा, ठीक है ना, अगली बार मेरी जो सर्विसेज है आपकी वो अच्छी हो जाएंगी। तो बिल्कुल उम्मीद होती है, इसलिए लोग बोलते हैं कि भाई इसको सही कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूसरा भी एजम्पशन आपका क्या है, बिल्कुल सही है। तो दोनों के दोनों एजम्पशंस आपके सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो कौन सा आंसर सही होगा, आंसर ई आपका सही होगा। इफ बोथ फर्स्ट एंड सेकंड आर इम्प्लिक्ट, यदि पहला और दूसरा दोनों निहित हैं। तो आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आज जो हम लोगों ने पढ़ा स्टेटमेंट एंड एजम्पशन,
तो उम्मीद करते हैं कि आज की ये टॉपिक बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से हम बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।